ओके। हाय एवरीवन, वेलकम टू सप्तऋषि ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे धातु और अधातु, जिसको हम बोलते हैं मेटल और नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं धातु और अधातु होते क्या है। पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जो धातु होते हैं वो किधर रहते हैं, लेफ्ट साइड में रहते हैं। अधातु किधर रहते हैं, तो राइट साइड में रहते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं धातु होते क्या हैं। धातु उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मतलब लिथियम लिया मैंने, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 1 होगा। मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये डोनेट कर देगा, मतलब लिथियम क्या है, धातु है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलेंगे, हम धातु बोलेंगे। ठीक है, कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड में। चलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। वैसे ही कंपैरिजन कर लेते हैं, साथ साथ में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें धातुओं की संख्या, तो 91 है। कितने में, 118 में। ठीक है, 118 में 91 क्या है, धातु हैं, और 20 कितने हैं, 20 क्या है, अधातु हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो धातु रहते हैं वो सॉलिड अवस्था में रहते हैं। लेकिन यही अधातु की बात की जाए तो वो किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, ठोस, द्रव या गैस, किसी भी अवस्था में पाए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सॉलिड रूप में क्या कार्बन मिलता है, लिक्विड के रूप में ब्रोमीन मिलता है, गैस के रूप में हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शंस है, किसमें, धातु में। मेटल में एक एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा क्वेश्चन कि ऐसा धातु जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसका नाम है मरकरी। ठीक है, इसको तो भूलिएगा मत, ये बार बार एक्सेप्शंस में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु, धातु के कुछ गुण। धातु क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तन्यता होती है इनमें। ठीक है, मेलेबल होते हैं, आघातवर्ध जिसको बोलते हैं हिंदी में, शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक है, ये जो धातु होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब सुचालक होते हैं उष्मा और विद्युत का। ठीक है, अब उसमें भी एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सेप्शंस में आ जाता है लीड, सीसा और मरकरी। ठीक है, दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्या, मेटल होते हुए भी। ठीक, अगला जो प्रॉपर्टी है मेटल का, वो लस्चरस, मतलब चमकीले। सारे धातु चमकीले होते हैं, जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ। ठीक है, जो धातु होते हैं उनकी एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, हार्डनेस उनमें होती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है। जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है वो हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अगला नंबर है गलनांक और क्वथनांक की बात की जाए, हाई मेटल एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसके, धातु के। ठीक है, धातु के क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब देखिए इसमें भी एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शंस मैंने बोला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे सारे प्रॉपर्टीज के एक्सेप्शंस देखेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, जो अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम, इनका क्या होता है, लो होता है, क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो मेटल होते हैं वो सोनोरस होते हैं, मतलब सुरीले होते हैं, आवाज करते हैं, लिखा हुआ है। मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी मेटल को पकड़ के बजाएंगे, ठीक है, उससे मेटल से वॉर करेंगे तो क्या आता है, आवाज निकलता है। ठीक है, जैसे लोहा ले लीजिए, लोहा की घंटियां होती हैं साइकिलों में। ठीक है, आप उसको बजाते हैं, क्या होता है, दूर तक साउंड जाता है, सुरीले होते हैं। ठीक है, साउंड डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, कि किस फ्रीक्वेंसी पे आप उस मेटल को हिट कर रहे हैं। ठीक है, उनका घनत्व तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, डेंसिटी हाई होती है मेटल्स की। ठीक है, उसमें भी एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, इनकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं नॉन मेटल्स के भी। ठीक है,
ये आपने देख लिया कि ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में पाए जाते हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसका नाम है ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट में 46.6%, मतलब बोले धरती पे सबसे ज्यादा कोई नॉन मेटल पाया जाता है, उसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक है। अगली बात है, हमने बात किया था अधातु का। अधातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं, लेकिन धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। वही अधातु की बात करें तो क्या होते हैं? लचीले होते हैं और उनमें तन्यता होती है। तन्यता का मतलब हुआ आप उसको पीट पीट कर लंबा कर सकते हैं। ठीक है। ये अधातु जो होते हैं भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब ब्रिटल कैरेक्टर के होते हैं। आप उन पे वार करेंगे, हिट करेंगे तो क्या होगा? वो जल्दी से टूट जाएंगे। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है? सल्फर और फास्फोरस का। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये जल्दी टूटेंगे नहीं। नन लश्चरस होते हैं धातु, मतलब चमकदार नहीं होते। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शंस है। आयोडीन। ठीक है, ये मुलायम होते हैं। ठीक है, कौन? अधातु यानी नन मेटल्स मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। उसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है? हीरा। ठीक है, हीरा क्या होता है? कठोर होता है। हीरा क्या होता है? कठोर होता है। वहीं अगर नन मेटल्स की गलनांक और क्वथनांक, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो काफी कम होता है। लेकिन अब हीरा को ले लीजिए, हीरा अगर हार्ड है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है, तो अपवाद में ये फिर से आ जाता है। अगला नंबर है घनत्व की। अगर अधातु की बात की जाए तो क्या होता है? कम होता है। उनकी घनत्व क्या होता है? अधातु के कम होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, ये नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब आवाज नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये नॉन मेटल्स। बैड कंडक्टर ऑफ, कुचालक होते हैं। ठीक है, कुचालक होते हैं उष्मा और विद्युत के। इसमें भी अपवाद है, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या एक समझ लीजिए, ग्रेफाइट जो पाया जाता है ना वो लेयर वाइज पाया जाता है। अब लेयर वाइज पाया जाता है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। ये एक्सेप्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट याद रखिएगा, एक नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है उसका नाम है ग्रेफाइट। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर नॉन मेटल्स की पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बताया शुरू में ही कि धातु जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, इनकी टेंडेंसी क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं कटायन। ठीक है, लो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, मतलब ये तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव का प्रॉपर्टी है ये किसका है? नॉन मेटल का है। ठीक है, तो लो होंगे, सिंपल सी बात है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए, कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 1 से 3 तक जाते हैं। 1 से 3 मतलब 1 2 तो हो गया क्या? फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। थर्ड मेटोलॉइड्स जो होते हैं, जिनको हम मेटोलॉइड्स बोलते हैं, उनको भी इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम रिएक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन जब धातु की हम अलग अलग चीजों से कराएंगे तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, पहला देख लेते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हम जब मेटल्स का रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम है, सोडियम है, उसका ऑक्सीजन के साथ हमने कराया है तो पोटेशियम ऑक्साइड्स बने हैं और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन, क्योंकि इसको बर्निंग रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे ही रिएक्शन होगा आग लग जाएगी। ठीक है, ज्वलनशील अभिक्रिया होती है। यहां पे एक नोट लिखा हुआ है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, इनको केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो केरोसिन होता है, कच्चा तेल होता है, उसमें इनको डाल के रखा जाता है ताकि ये रिएक्शन ना करें ऑक्सीजन के साथ। मेटल ऑक्साइड होते हैं वे बेसिक होते हैं। ठीक है, मैंने नॉर्मल सी बात है पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, मेटल्स क्या होते हैं? बेसिक नेचर में होते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे। एक्सेप्शंस, मैग्नीज का सामान्य स्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ये नहीं करता, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर हाई कर दिया जाए, ठीक है, हाई टेम्परेचर कर दिया जाए और
लाइट दे दी जाए, मतलब ब्राइट लाइट दे दी जाए, हाई लेवल की लाइट दे दी जाए, तो ये MnO बना लेता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये जो मैग्नीज है, ठीक है, मैंगनीज बोलते हैं, मैग्नीज Mg में अंतर है इसका, देख लेना, Mg और Mn, ये मैग्नीज होता है, ये है मैंगनीज, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं धातु। तो मैंगनीज नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऑक्साइड्स नहीं बनाता है, लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई लाइट दे देंगे तो क्या होगा, वो बना लेगा, ठीक है। जो आयरन होता है, लोहा, सूखी हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करता, मतलब अगर ड्राई एयर दिया जाए ना तो अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन यही अगर उस एयर में मॉइस्चर हो गया तो अभिक्रिया कर जाएगा। और आप देखते होंगे नॉर्मल मेटल्स को अगर बाहर रख दिया जाता है, आप बाहर रख देंगे तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराएगा आयरन तो, ठीक है। कौन सा, मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्चर होना चाहिए उस एयर में, ठीक है, ड्राई एयर में कभी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ धातु ऑक्साइड भस्म के साथ अम्लीयता को भी दर्शाते हैं, मतलब तो कुछ जो धातु होते हैं वो अम्लीयता, अभी बताया ना कि बेसिक नेचर के होते हैं ऑक्साइड्स, लेकिन कुछ जो धातु होते हैं वो अम्लीयता को भी दर्शा देते हैं। सम मेटल्स ऑक्साइड्स शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर और नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जो एल्युमिनियम और जिंक है, एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे रिएक्शन दिया है हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन कराया है तो क्लोरीन से जुड़ गया है और वाटर फॉर्म कर दिया है, ठीक है। और NaOH बेसिक नेचर के साथ कराया है, ठीक है, फिर भी वाटर फॉर्म हुआ है, ठीक है। Na जुड़ गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम एल्युमिनेट बोलते हैं इसको, ये जो है ये किसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्युमिनेट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एसिडिक के साथ भी रिएक्ट कर गया, ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर गया, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मतलब ये एम्फोटेरिक नेचर में होगा, ठीक है, किसका, एल्युमिनियम और जिंक एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना भाई, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन तो होता है ऑक्साइड, बेसिक कंडीशन दिखाता है, नॉर्मल मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं और वो बेसिक कंडीशन में होते हैं, लेकिन ये जो एल्युमिनियम और जिंक है ये ऑक्साइड बना रहा है तो ये दोनों दर्शा दे रहा है, बेसिक एज वेल एज एसिडिक दर्शा दे रहा है, इसीलिए एम्फोटेरिक नेचर्स, इसके ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अगला आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या कंडीशन होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, आपको लगता होगा कि आसान है, ठीक है, वाटर के साथ कराएगा तो, लेकिन इसमें डिफरेंसेस हैं, आप देखिएगा, ठीक है। मेटल और वाटर जब कराएंगे तो वाटर जो है दो कंडीशन में है, एक कोल्ड है एक हॉट है, ठीक है। बनाएगा ये मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। अगर ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज, आपको रिएक्टिविटी सीरीज पिछला वीडियो में बताया गया था, ठीक है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है ये तो रिएक्ट कर जाएंगे कोल्ड और हॉट वाटर के साथ, ठीक है, हाई रिएक्टिव वाले, ठीक है। लेकिन जो लो रिएक्टिव वाले हैं वो नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो किसके साथ फिर रिएक्ट करेंगे, वो करेंगे स्टीम के साथ, किसके साथ, भाप के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। स्टीम के साथ याद रखिएगा कोई भी कर जाएगा, चाहे वो लेस रिएक्टिव रहे या हाई रिएक्टिव रहे, ठीक है। वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। ये क्या बना रहे थे, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना रहे थे, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल वाटर के साथ जब मेटल, मतलब हाईली रिएक्टिव वाले जब करा रहे हैं तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन स्टीम के साथ हम करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, ठीक है,
नीचे हैं, यानी लेस रिएक्टिव मेटल हैं, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करते हॉट और कोल्ड वाटर के साथ। लेकिन याद रखिएगा ये स्टीम के साथ रिएक्ट जरूर करेंगे। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, आप एक बार दोबारा इसको पीडीएफ को वापस से पढ़ें ताकि ये याद हो जाए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ करेगा या नहीं करेगा, इसीलिए ज़रूरी था। मैंने आपको बोला था वो एक निमोनिक्स टेक्निक भी बताया था आपको कि केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका सा पकाता है, कुछ हरा सा अलग बनाता है। ठीक है, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज को रट लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह यूज़ होंगे। ठीक है, चाहे वो पीरियोडिक टेबल की बात की जाए, नॉन मेटल्स की बात की जाए, मेटल्स की बात की जाए, एसिडिक या बेसिक नेचर्स की बात की जाए। ठीक है, आगे कार्बन्स एंड कंपाउंड्स में भी उनके यूज़ हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज तो याद होनी ही चाहिए आपको। अब देखिए PB, AG, AU ये क्या है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, वाटर के साथ। ठीक, अब देखिए मेटल का रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो NaHCl के साथ, मतलब HCl स्ट्रांग भी हो सकता है लेकिन दुर्बल भी हो सकता है। ठीक है, वीक भी हो सकता है। कैसे, हम उसको डाइल्यूट कर देंगे ना, पानी मिला देंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन घटा देंगे तो दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, तो NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये थोड़ा याद रखने की बात है। ठीक है, लेकिन जिंक के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। लेकिन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक तक तो रिएक्शन कर जाता है डाइल्यूट एसिड, लेकिन अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर के साथ ये नो रिएक्शन में जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें। ये 3 रिएक्शन लिखने का मेरा मतलब ही था कि ये जो हाई रिएक्टिव हैं इनके साथ तो ये HCl डाइल्यूट HCl रिएक्शन कर जा रहा है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव हैं जैसे कॉपर तक हम पहुंचेंगे वो रिएक्शन करना बंद कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड की। चांदी और सोना अभिक्रिया नहीं करते दुर्बल अम्ल के साथ। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऑलरेडी कॉपर से नीचे आते हैं, तो ये भी रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी हम आगे देखते हैं। अब नॉन मेटल्स की बारी है। मेटल्स हमने देख लिया सारे रिएक्शन मेटल्स के, अब नॉन मेटल्स को देखते हैं। मैंने कंपैरिजन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए अलग अलग पढ़िए इसको। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अगर कंपैरिजन करके पढ़ना होगा तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और एक बार देख लीजिए, ज़्यादा लगेगा नहीं, 2-2 पेज का है। ठीक है, नोट्स। नॉन मेटल्स, रासायनिक गुण के बारे में की बात की जाए। ठीक है, इनके किसके, नॉन मेटल्स के रासायनिक गुणों के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे। ठीक है, ये पाए कहाँ से जाते हैं, तो 13वां से लेके 18वां ग्रुप तक। ठीक है, 13 to 18 ग्रुप्स के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी, अरे कितनी थी भाई, 20। कितनी थी, 20। ठीक, पहला है। अब देखिए, जैसा हमने मेटल के साथ रिएक्शन देखा, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन देखा, वैसे ही नॉन मेटल्स के भी अलग अलग चीजों के साथ रिएक्शन देखेंगे हम। तो पहला रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। तो नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो देखिए एसिडिक ऑक्साइड देगा। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड के साथ ये न्यूट्रल ऑक्साइड भी दे सकता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि नॉर्मली ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बनाता था, मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड बना रहा था, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बना रहा था। लेकिन ये क्या बताएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का तो एसिडिक नेचर में होता है वही, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो ये पानी जो हम पीते हैं वो न्यूट्रल होता है ना, एसिडिक होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ये दोनों नेचर दिखाता है, एसिडिक नेचर और न्यूट्रल नेचर। ठीक है, नॉन मेटल। ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो। नॉर्मल नोट में क्या है इंपॉर्टेंट, जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, सारे कंडीशंस देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये तीनों, इसीलिए नोट में लिखा गया है। ठीक है, अगला आता है, जैसे ये मोनोऑक्साइड बन गए। ठीक है, ऑक्सीजन के एक अणुओं के साथ ये रिएक्शन करा चुके हैं। अब इन्हीं को हम वापस
CO2 को वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो कार्बोनिक एसिड मिल जाएगा, और अगर SO2 का HCO के साथ करा देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। मतलब एसिडिक बनते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बना रहा था, एसिडिक नेचर बना रहा था ना, तो एसिड कैसे तैयार होते हैं उसका उदाहरण नीचे दिया गया है, ठीक है। अब इसको याद रखना इंपॉर्टेंट, अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना हो पेपर, ठीक है, तो फॉस्फेरिक एसिड बनता कैसे है, ये इक्वेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, आपको याद होंगे, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पूरा इक्वेशन ही याद रखिएगा कि P2O5 प्लस वाटर का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन खत्म हुआ नॉन मेटल का, अब देखते हैं मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होता। हमने पढ़ा ना कोल्ड हॉट नॉन मेटल के वाला रिएक्शन, और स्टीम के साथ क्या बनाता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बना रहा था। लेकिन अगर वाटर का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ करेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। वही बात करें रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, तो यहां पे भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सल्फर कार्बन फास्फोरस अभिक्रिया नहीं करते हैं दुर्बल अम्ल के साथ, लिखा हुआ है। अपवाद, अपचयक, ये जो कार्बन और सल्फर होते हैं क्योंकि ये अपचयक होते हैं, ये रिएक्शन कर जाते हैं, नॉर्मल हमने देखा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो अभिक्रिया नहीं करते। अब ऐसे नॉन मेटल जो रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। जैसे कार्बन और सल्फर है, ये अपचयक होते हैं, ठीक है, ये मतलब रिएक्टिविटी में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन HNO3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कार्बन और सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ कर जाते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। अगला नंबर है नॉन मेटल्स का, किसके साथ, लवण यानी सॉल्ट के साथ, ठीक है, सॉल्ट के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु रहती है, मतलब हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, नॉन मेटल सॉरी, अधिक क्रियाशील अधातु कम क्रियाशील अधातु को विस्थापित कर देता है। जैसे Na और Br है और Cl के साथ रिएक्शन कराया गया है, तो Cl जो Br है उसको वो डिस्प्लेस हो गया है क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है Br से, ठीक है। अगला नंबर होता है नॉन मेटल्स में आता है अधातु के साथ क्लोराइड का, ठीक है। क्लोराइड का रिएक्शन देख लीजिए, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ, HCl का फॉर्मेशन हुआ। अगला नंबर आता है अधातु का हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। ये क्लोरीन के साथ भी नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाएंगे, मतलब आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड इंग्लिश में बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। वैसे ही ये हाइड्रोजन के साथ भी आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फर, ठीक है, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ, कार्बन का, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लोरीन का देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से क्लोरीन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सहसंयोजक है। नेक्स्ट है धातु का, एक छूट गया था लगता है, धातु और दुर्बल नाइट्राइट का, ठीक है, HNO3 का, ठीक है, नाइट, तो ये अम्लीय लवण और पानी बनाएगा, ठीक है, धातु हमेशा, ठीक है, जब HNO3 के साथ करता है रिएक्शन तो क्या बना देगा, अम्लीय लवण बना देगा, एसिडिक सॉल्ट बना देगा, ठीक है। अगला आता है क्यों बनाएगा, क्योंकि ये जो HNO3 होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब अपवाद में, ठीक है, अपवाद क्या है, Mg और Mn का है, मैग्नीज और मैंगनीज का है, ठीक है। अब देखिए जब मैग्नीशियम का हम नाइट्रिक एसिड के साथ
कराते हैं रिएक्शन तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। लेकिन शुरू में ही मैंने बताया था मैंगनीज क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन टेम्परेचर हम बढ़ा दे रहे थे और लाइट बढ़ा दे रहे थे तो कर ले रहा था। ऐसे ही यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, मैंगनीज और मैग्नीशियम का, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर MgO और MnO होते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए इसके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। फिर से बता रहा हूं कि इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का और मैंगनीज ऑक्साइड का, इसीलिए ये नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। लेकिन HNO3 जो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके चलते ये रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना भाई, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है। लेकिन HNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए ये रिएक्शन कर जाते हैं। रिएक्शन विथ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। CuSO4 का Zn के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप रट लीजिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, ठीक है। अब देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल ऑफ B और मेटल A, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A और मेटल B दे दिया। क्यों दिया? देखिए CuSO4 को अगर Fe के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो रहा है, आयरन डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को, मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन किससे, कॉपर से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जिंक और जो आयरन होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, क्योंकि कॉपर लो रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। रिएक्टिविटी सीरीज आप रट लेना, फिर से बोल रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज आप रट लेना, काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर बात की जाए नॉर्मल डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी, तो वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है। जो मोर रिएक्टिव्स होंगे वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देंगे, चाहे वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो, एकल विस्थापन या उभय विस्थापन की बात हो। रिएक्शन विथ मेटल विथ क्लोराइड के साथ ये हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे नॉन मेटल्स भी बनाते हैं, ठीक है। मेटल वाले भी क्लोराइड के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, सोडियम क्लोरीन के साथ बनाया तो NaCl नॉर्मल जो ऑर्डिनरी सॉल्ट होता है वो फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन विथ मेटल विथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्या होता है, कराने पर मेटल का क्या होता है देखते हैं। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर धातु का हाइड्राइड बनाते हैं, जो मतलब मोर रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। सोडियम और कैल्शियम का रिएक्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये खत्म होता है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम अलग अलग फिल्ट्रेशन मेथड देखेंगे, ठीक है, कि अशुद्धियों को हम कैसे कैसे अलग करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वर्किंग ऑन इट, वर्क हार्ड एंड डू योर बेस्ट, ठीक है। पुल अप योर सॉक्स, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं एग्जाम्स के आपके। तो स्टे ट्यून, गुड बाय, जय हिंद।